हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 4, जिसका नाम है पौधे की कहानी, अ स्टोरी ऑफ प्लांट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों की कहानी में कि क्या क्या पौधे में होते हैं और पौधे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। तो पौधे मतलब जिस जिस आकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहला कौन सा है? तो पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। तो पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो आइए हम जानते हैं शाक किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं। तो पॉइंट है शाक। देखिए कि ऐसे पौधे जो सामान्यतः छोटे होते हैं और जिनकी शाखाएं नहीं होती हैं, उन्हें शाक कहते हैं। जैसे कि पालक और धनिया, यह एक प्रकार कैसे पौधे हैं? तो इन्हें शाक के श्रेणी में रखा गया है। इन्हें हम वृक्ष नहीं बोल सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? शाक बोलेंगे। कि जिनकी पौधे क्या होते हैं, सामान्य तो छोटे होते हैं और जिनकी शाखाएं नहीं होती, उन्हें शाक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो शाखाएं, जिनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। मान लीजिए कि अगर यह पूरा शाखा है, इस शाखा है, तो इसकी जो तनाएं हैं, तनाएं मतलब हम लोग बोलचाल में बोलते हैं डोल या डाल कहते हैं। तो यानी कि नीचे से ही निकलने लगे, जमीन के समीप से ही निकलने लगे, आधार के समीप से ही निकलने लगे। और ताना क्या होता है? कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, मतलब पतला रहेगा। तो ऐसे पौधे को हम झाड़ी कहते हैं। जैसे कि पुटूस का पौधा को देखे होंगे, पुटूस के पौधा को, या आप लोग सुने होंगे थेथर वो कहलाता है, उसका सुने होंगे। तो झाड़ी आप समझेंगे, समझे होंगे। आगे हम लोग बने जानेंगे वृक्ष के बारे में। तो देखिए वृक्ष किसे कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ मतलब मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पेड़ जो है एकदम जमीन से, जो जमीन का सतह है उससे ऊपर गया है और उसके बाद तना निकलना स्टार्ट हुआ है। यानी कि जब ऐसे कोई चीज़ पेड़ पौधे दिखाई देंगे तो उन्हें हम वृक्ष की श्रेणी में रखेंगे। इन्हें हम शाक नहीं बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। तो आप अंतर करना समझ गए होंगे कि किन्हें शाक बोलना है और किन्हें वृक्ष बोलना है और किन्हें झाड़ी बोलना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ है। कि देखिए जैसे कि हम लोग सुनते हैं लरंग। तो लरंग एक प्रकार क्या है? तो उसी को बोलते हैं बिसर्फी लता। तो वैसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, वह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, उसे बिसर्फी लता कहते हैं। जैसे कि आपने लौकी का पौधा लगाया है, लौकी का पौधा लगाते हैं, तो जो लौकी का पौधा है वो कैसा है? एक तरह से बिसर्पी लता है, उसका तना कमजोर होता है, वो सीधा नहीं चल पाता है। जैसे कि मनी प्लांट, या यहाँ पर देख सकते हैं एक पौधा लगाया हुआ है जो इधर उधर फैला हुआ है। तो इनके तने क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और भूमि में फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता कहते हैं। जैसे हम याद कर सकते हैं मनी प्लांट को। आगे हम लोग समझते हैं आरोही लता। आपने सेम के पौधा को देखे होंगे। तो सेम का जो पौधा है उसे क्या हम शाक बोलेंगे या झाड़ी बोलेंगे या वृक्ष बोलेंगे? तो नहीं, सेम का जो पौधा है वो इन तीनों से भिन्न है, तो उसे क्या बोलेंगे? आरोही लता बोलेंगे। कुछ ऐसे पौधे जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही लता कहते हैं। जैसे कि अगर एक खंभा है और खंभा के सहारे अगर हम सेम के लरंग को या सेम सेम की जो लता है या कद्दू की लता हो गया, अगर उसको हम मतलब टच कराते हैं तो वो एक दूसरे से चढ़ते हुए कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, जहाँ तक उसका जगह रहेगा। तो ऐसे जो भी लता है, उन्हें पौधे हैं, उन्हें क्या तक कहते हैं? उन्हें हम आरोही लता कहते हैं। जैसे सेम का पौधा ले सकते हैं या कद्दू का पौधा। तो ना यह तो शाक है, नहीं झाड़ी है, नहीं यह वृक्ष है। तो आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तन्ना। देखिए तन्ना किसे कहते हैं। तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है, इसे स्तंभ भी कहते हैं। जैसे कोई भी पेड़ होता है, मान लीजिए पेड़ है, तो यानी कि ये जो ऊपर से हो गया, तो ये जो मोटा चीज दिखाई दे रहा है आप लोग को, यही तना है। यहाँ पर एक गुलाब का पौधा का तना लिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मक्का के हर पौधे में एक अपना तना होता है जिसके सहारे वो खड़ा रहता है। आगे समझते हैं पर्व संधि किसे कहते हैं। देखिए तने में गांठ की जैसी संरचना होती है। जैसे किसी भी पौधे का आप तना लीजिएगा तो उसमें गांठ जैसी संरचना होती है, जिसे पर्व संधि कहते हैं। ठीक। देखिए जो ये ज्वाइंट है गन्ना के, देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं। ये ज्वाइंट है, इसे ही, इस ज्वाइंट को ही हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। और निकटतम दो, निकटतम देखिए मान लीजिए ई ए पॉइंट हुआ और ई बी पॉइंट, तो इन बीच का जो क्षेत्र हुआ उसे हम पर्व कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो पर्व कहते हैं। जैसे आप इस चीज पर्व संधि को आसानी से आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो गन्ना में, मक्का में, बांस में और भी इत्यादि बहुत सारे पौधे हैं जिनमें हम पर्व संधि को देख सकते हैं।
तो गांठ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? पर्व संधि। और बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पर्व कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं तने का कार्य। अब हम तने को पढ़ें कि तने क्या होता है, तने के क्या पाया जाता है, पर्व संधि को जाने। अब हम लोग जानेंगे तने का कार्य को। तो तने का मुख्य कार्य है कि जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुँचते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने बार बार यहाँ पर बात करें, तनना का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है, इनके नलिकाओं द्वारा जो होता है, इनकी नलिकाओं द्वारा क्या होते हैं, अन्य भागों तक क्या पहुंचते हैं, तो जल एवं खनिज लवण तने के पतली नलिकाओं द्वारा होकर पहुंचते हैं और उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। तो तने का मुख्य कार्य भी समझें। नेक्स्ट है पत्ती। अब देखिए हम लोग, देखिए चैप्टर का नाम ही है पौधों की कहानी, तो पौधे की कहानी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में ही जानेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं पत्ती के बारे में। तो पत्ती के विभिन्न भाग होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है पर्णधार, एक होता है पर्णफलक और एक होता है पर्णवृत्त। देखिए ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है। पर्णधार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक पत्ती का रूप ले लिए हम लोग, तो डंठल से जुड़ा होता है, जहाँ पर पत्ती डंठल से जुड़ा होता है उसे हम पर्णधार कहते हैं। और जो बीच में एक छोटा सा दूरी तय करता है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। और जो चपटा आकृति होता है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। आइए एक एक हम समझते हैं। तो पहले हम पर्णधार को देखते हैं। पर्णधार किसे कहते हैं? तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णधार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कॉर्नर में, ये कॉर्नर जो हुआ यहाँ पर, यानी कि डंठल ही हो गया और इस तरह से पत्ती जो जुड़ा हुआ है, तो ज्वाइंट को जो है, ज्वाइंट उसी को हम पर्णधार कहते हैं। कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णधार कहते हैं। नेक्स्ट है पर्णफलक। पर्णफलक को हम समझते हैं। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। देखिए ये जो चपटा हुआ भाग है, एक मिनट, यहाँ पर जो चपटा हुआ भाग है इसे ही हम क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। यहाँ पर जो ये चपटा हुआ भाग है इसे हम पर्णफलक कहते हैं। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्णवृत्त किसे कहते हैं? तो पर्णवृत्त जो क्या हुआ कि देखिए एक डंठल था, एक मिनट सॉरी, जैसे कि देखिए यहाँ पर डंठल था, पूरा डंठल, और यहाँ से मान लीजिए पत्ती आया, पत्ती है, और यहाँ पर तो जो यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है ना, ये जो हम दोहरा रहे हैं, देखिएगा ये जो मोटा लाइन के ये हैं, यही है पर्णवृत्त। जो जुड़ा है यहाँ डंठल से, अगर पत्ती जुड़ा है उसे पर्णधार कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पर्णधार कहेंगे। और जो चपटा सिरा है उसे पर्णफलक कहेंगे। और जो बीच का सिरा है उसे हम क्या करेंगे? तो पर्णवृत्त कहेंगे। पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णफलक, तो पर्णफलक किसे कहना है? तो चपटा भाग को। और पर्णधार किसे कहना है? तो जहाँ से जुड़ा हुआ है। और जो बीच का डंठल नुमा भाग हुआ, बीच का डंठल नुमा भाग, देखिएगा उसको हम ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रहा है डंठल नुमा भाग, वह पर्णवृत्त कहलाता है। तो मुझे आशा है कि चीज़ को आप समझे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सीरा के बारे में। देखिए पत्ती में सीरा होता है, जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें पत्ती सीरा होता है। पत्ती की रेखांकित संरचना को सीरा कहते हैं। सीरा किसे कहते हैं? तो कोई भी पत्ती होगा तो आप देखेंगे उसमें से लाइन टाइप का रहता है, उसे ही रेखित संरचना, मतलब रेखा की जैसी संरचना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और पत्ती के मध्य में एक छोटी सिरा दिखाई देती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। और पत्ती के मध्य में देखिए बीच बीच देखिए क्या है, एक सिरा क्या है जिसे हम क्या कहेंगे? मोटी रहती है थोड़ा, इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। सिरा के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या, तो एक जालिका रूपी सिरा, एक समांतर सिरा। तो हम एक एक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जालिका सिरा क्या होता है और समांतर सिरा क्या होता है। जैसे कि हमने जाने थे जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास कैसा था अभी बताने की कोशिश किए थे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कोई पत्ती है और इसमें एक मोटी संरचना होती है और इसके समांतर नहीं रहती है, इसके विपक्ष में यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो, देखिए मध्य सिरा क्या है? दोनों ओर जाल जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि आप इस पत्ती को देख के समझ सकते हैं कि अगर देखिए क्या रहेगा कि बीच में जो है मध्य सिरा के मतलब कि बगल में दोनों तरफ जाल के जैसे अगर संरचना है तो उसे हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। और एक है समांतर सिरा विन्यास। देखिए जालिका सिरा विन्यास आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है? तो आप एक पीपल का पत्ता ले सकते हैं, पीपल का पत्ता। और आगे हम लोग देखते हैं समांतर सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास, तो यदि सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर होती है तो ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि देखिए कि एक सिरा गया, फिर एक सिरा ऐसे गया है, फिर सिरा ऐसे गया है, यानी कि सिरा क्या है? समांतर है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? समांतर सिरा विन्यास।
तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें घास में देखने को मिलता है। और फिर हम बोल सकते हैं बांस के पतई में, बांस का जो पत्ता होता है उसमें देखने को मिलेगा। फिर आपको मक्का के पौधा में देखने को मिलेगा, मक्का के पतई को देखिएगा तो उसमें जो पत्ती होते हैं उनमें कैसा विन्यास पाया जाता है, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पत्ती के कार्य। और हम लोग पत्ती के कार्य, देखिए पत्ती के बारे में अच्छा से पढ़े हम लोग कि पर्णवृत्त क्या होता है, पर्णाधार क्या होता है, पर्णफलक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग सिरा के बारे में भी पढ़ें, सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास दो प्रकार के, कौन कौन से, तो एक थे जालिका रूपी सिरा विन्यास और एक थे समांतर सिरा विन्यास। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के कार्य। इसका मुख्य कार्य है कि पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण। देखिए अगर पत्ती नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। और दूसरा है कि पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण में जल विमुक्त ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल ले लिया जाता है जड़ से, तो पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन को भी हम जानेंगे और प्रकाश संश्लेषण को भी हम समझेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या समझे कि प्रकाश संश्लेषण कराना और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वायुमंडल से क्या लेना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ पदार्थ यहाँ पर देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ले रहा है वायु से, और पत्ती में क्या है, हरे पत्ते में यहाँ पर क्लोरोफिल उपलब्ध है, यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल उपलब्ध है, उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तथा वायुमंडल में, यहाँ पर देखिए वायुमंडल में क्या छोड़ रहे हैं, तो O2 छोड़ रहे हैं, O2, तो भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो ये खाना नहीं बना पाएंगे। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होता है वाष्प उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन समझेंगे कि जब जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए क्या होता है पेड़ पौधे के, जब हम लोग गर्मी के दिन में हम लोग पेड़ पौधे के नीचे बैठते हैं तो हम लोग को ठंडा क्यों लगता है, तो हम लोग के ऊपर जो होता है ना जल वाष्प के रूप में हम लोग पर वर्षा छींटता है, कौन, तो पेड़ पौधा है। तो जब जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम लोग पेड़ पौधे गर्मी के दिन में पेड़ पौधे के नीचे बैठते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसमें क्रिया होता है वाष्प उत्सर्जन के। इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं। यानी कि हम लोग पेड़ पौधे को लगाना चाहिए ताकि पेड़ पौधे हम लोग को वायुमंडल में अधिक से अधिक मात्रा में जल दे सके, विमुक्त कर सके, छोड़ सके। तो वाष्प उत्सर्जन समझे होंगे कि जल की बूंदे को जलवाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जब जल के बूंदे पत्ती के द्वारा बाहर निकलती है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं। रंध्र के बारे में देखिए, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। जैसे कि कोई पत्ती था उसमें हमको ये दिखाई नहीं देता है रंध्र, तो पत्तियों के फलक में असंख्यक छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पो उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। और रंध्र अगर नहीं रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पो उत्सर्जन जैसी क्रियाएं का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे पौधे में श्वसन भी रंध्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जड़। आइए हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, आज पढ़ ही रहे हैं पौधे की कहानी। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े तना के बारे में, फिर हम लोग मतलब पौधे के आधार पर किसे शाख कहते हैं, किन्हें झाड़ी कहते हैं, और फिर हम लोग पत्ती के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं जड़ के बारे में। तो पौधे का वह भाग जो पानी को ग्रहण करता है और यह मिट्टी के अंदर रहता है जिसे जड़ कहते हैं। पौधे का वह भाग जो, देखिए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ देखिए जो पानी क्या है, मिट्टी के अंदर है, वह भाग जो पानी को ग्रहण करता है और यह मिट्टी के अंदर रहता है जिसे जड़ कहते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झखड़ा जड़। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि मूसला जड़, इसका देखा होगा बहुत गहराई तक गया है, जो जड़ है यहाँ पर बहुत गहराई तक गया है। वे जड़ें जो गहराई तक जाती है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। वे जड़ें जो गहराई तक जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और एक होता है झखड़ा जड़, यहाँ पर देखिए गहराई में नहीं गया है, यानी कि वे जड़ें जो रेशे की तरह विभाजित होती है उन्हें झाखड़ा जड़ कहते हैं।
झाखड़ा जड़ क्या होता है कि गहराई तक नहीं जाता है या ऊपर ही ऊपर रहता है। तो वे जड़ें जो रेशों की तरह विभाजित हो जाती है उन्हें झाखड़ा जड़ कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं जड़ के कार्य। देखिए जड़ का क्या कार्य क्या होता है। तो जड़ पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ जो है पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। और दूसरा है कि जड़ जो है भोजन का भी संचय करती है। तो आगे जड़ यहीं पर खत्म होता है और हम आगे पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो पुष्प हम लोग पढ़ रहे थे पौधे की कहानी, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है पुष्प। देखिए किसी भी पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। आइए जानते हैं पुष्प के अंग में क्या क्या होते हैं। तो पुष्प के अंग में 4 चीज महत्वपूर्ण होते हैं। वो हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। देखिए बाह्यदल किसे कहते हैं। तो बाह्यदल जो इस टाइप का आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो 2 पत्ती, उसे बाह्यदल कहते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। और पंखुड़ी किसे कहते हैं, तो जो यहाँ पर फैला हुआ है उसे हम पंखुड़ी कहते हैं। और देखिए इसमें जो रस्सी के समान जो दिख रहा है आपको उसे पुंकेसर कहते हैं। और जो इसमें गोला टाइप का जो दिख रहा है आपको उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो आइए हम एक एक चीज़ को जानते हैं कि बाह्यदल किसे कहते हैं और पंखुड़ी और पुंकेसर किसे कहते हैं। तो बाह्यदल हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प के भीतरी अंगों को सुरक्षा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहरी पुंज और बाह्यदल को दिखाया गया है। यहाँ पर जो थोड़ा डाउन टाइप का आपको दिख रहा होगा, पता टाइप का, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो बाह्यदल कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, पुष्प के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और आंतरिक जो अंदर की चीज़ जो होता है पुष्प के अंदर की चीज़ को उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और हरे होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंखुड़ी किसे कहते हैं, तो पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। रंगीन जो कि यहाँ पर देखिए जो आपको लाल दिख रहा है वो इस प्रकार क्या है, पंखुड़ी है। तो पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है और इसी को देखकर हम आकर्षित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुंकेसर। हम लोग बाह्यदल को भी समझे। बाह्यदल क्या था, तो नीचे का जो चीज़ था, नीचे का जो यहाँ लाल ग्रीन जो दिख रहा था, ये हो गया आपका बाह्यदल। जो लाल आपको दिख रहा है वो है पंखुड़ी। और जो धागा की तरह दिख रहा है वो तुम्हारा क्या है, तो पुंकेसर है। और जो यहाँ पर गोल इस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा आकृति ऐसा बन रहा है, इस टाइप का आकृति देखने को फिगर में मिल रहा होगा, तो वो क्या है, एक तरह से आपका स्त्री केसर है। तो आइए हम पहले समझते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला होता है जिसे परागकोश कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का रहता है और ऊपरी जो सिरा रहता है उसे परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण भरे होता है। इसमें क्या रहते हैं, परागकण भरे रहते हैं। परागकोश के नीचे का भाग तंतु कहलाता है। जो रस्सी की तरह दिखता है उसे हम तंतु कहते हैं। तो परागकोश के नीचे का भाग जो होता है उसे हम तंतु कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्त्री केसर। तो पुष्प यानी कि फूल के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो स्त्री केसर का फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। और यह भाग होता है अंडाशय, वर्तिकिका और वर्तिकाग्र। अब देखिए यहाँ पर जो भाग होते हैं कौन कौन से, अंडाशय। तो यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है आपको इस गोल भाग वो अंडाशय होता है। बीच में जो डंठल टाइप का है उसे वर्तिका कहते हैं और ऊपरी जो भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। आइए एक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय को। तो नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। इस चीज़ को आप समझे होंगे। फिर उसके बाद है वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, सॉरी वर्तिका लिखा हुआ है, तो वर्तिका किसे कहते हैं। तो देखिए जो अंडाशय नीचे वाला भाग हो गया और ऊपर वाला वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के भाग का जो डंठल नुमा संरचना है उसे हम वर्तिका कहते हैं। तो अंडाशय से लगी डंठल जैसी संरचना क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है। नेक्स्ट है वर्तिकाग्र, यानी कि ऊपर का जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं और नीचे का भाग जो होता है उसे अंडाशय कहते हैं। तो वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र कहलाती है। वर्तिका के ऊपर देखिए वर्तिका ही हो गया और वर्तिका के ऊपर में अग्र भाग यानी कि ऊपर में फूली हुई रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। लास्ट पॉइंट है बीजांड। देखिए बीजांड किसे कहते हैं, तो अंडाशय में एक छोटा सा पदार्थ स्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु होते हैं और अंडाणु में एक बीजांड रहता है। तो अंडाशय में बीजांड होता है। तो बीजांड के अब स्थिति आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर। और यह चैप्टर मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है और अंडाणु और अंडाशय क्या होते हैं। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे
देखिए पुष्प के बारे में अच्छी तरीके से आप समझे होंगे कि पुष्प में क्या क्या चीज़ होता है। तो पुष्प में मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, तो बाह्यदल, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्री केसर। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बाह्यदल देखिए नीचे का जो भाग होगा उसे बाह्यदल, जो ये पत्ती टाइप का आपको दिख रहा है वो आपका हो गया पंखुड़ी, और जो यहाँ पर दिख रहा है आपको वो हो गया पुंकेसर। जो लाइन टाइप का दिख रहा है, एरो टाइप का सीधा जो दिख रहा है आपको रेशा की तरह रस्सी की तरह, वो क्या है, पुंकेसर। और जो यहाँ आपको बांसुरी की तरह गोल स्टार टाइप का दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। और स्त्री केसर को भी हम डिटेल्स में पढ़ें, पुंकेसर को भी समझें। तो आई होप कि यह चीज़ आपको अच्छा लगा हो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।